नमस्कार बच्चों। अगर आप क्लास नाइन्थ में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास नाइन्थ में इकोनॉमिक्स के चैप्टर थर्ड निर्धनता एक चुनौती चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, जिससे इस वीडियो में दिए गए सारे जो क्वेश्चन हैं आपको सही प्रकार से समझ में आ सके। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो ये वीडियो हमारी फास्ट रिवीजन होने वाली है, क्योंकि इसमें हम क्या है हर टाइप के क्वेश्चन को करने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि निर्धनता के बारे में, यानी कि आप जब भी घर से निकलते हैं स्कूल के लिए या स्कूल से घर के लिए जब वापस आते हैं, तो अपने इस आने और जाने के बीच में आपने कुछ बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जिनको देखने के बाद आपको लगता है कि ये व्यक्ति निर्धन है, यानी गरीब है। जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं रिक्शा चलाते रहते हैं, या बहुत सारे ऐसे हैं कि जो फटे पुराने कपड़े पहने रोड के किनारे बैठे या रात को सोए रहते हैं। यानी कि अब सवाल होता है कि निर्धनता क्या है। यानी कि जब हम देखते हैं कि रोटी, कपड़ा एवं मकान की व्यवस्था कोई व्यक्ति नहीं कर पाता है, तो वह क्या है, निर्धन है। तो ठीक इसी प्रकार से ही तो चलिए इस क्वेश्चन में हम शुरू करते हैं कि यानी कि 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न, क्योंकि बेटा टर्म सेकेंड में आपके जो चैप्टर एक ही है, निर्धनता एक चुनौती। तो इस चैप्टर को जरूर पढ़ें, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि यानी कि ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि 1 अंक वाले क्वेश्चन है। तो पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि निर्धनता से आप क्या समझते हैं, यानी कि निर्धनता किसे कहते हैं या निर्धनता से क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है कि ऐसी दशा जिनमें व्यक्ति क्या करते हैं कि अपने जीवन के लिए, यानी कि ऐसी दशा जिसमें व्यक्ति अपने जीवन के लिए भोजन, वस्तु और मकान, यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान जैसी जो आधारभूत यानी कि मूलभूत जो सुविधाएं या आवश्यकता हैं वो पूरी नहीं कर पाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, निर्धनता कहा जाता है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो निर्धनता से अभिप्राय जीवन के लिए न्यूनतम उपयोगी आवश्यकताओं, यानी कि जो जीवन जीने के लिए जो न्यूनतम उपयोगी आवश्यकताएं होते हैं वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यानी कि कौन लोग नहीं कर पाते हैं, जो निर्धन है यानी कि गरीब लोग हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी जो आमदनी इतनी कम होती है कि वे क्या करते हैं, उससे अपनी जो सामान्य यानी कि जो बेसिक जो ज़रूरतें हैं उनको वो पूरा नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं निर्धन है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के समक्ष सबसे कठिन चुनौती है क्या। यानी कि अब हम आज़ाद भारत में रह रहे हैं, तो भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती कौन सी हो सकती है। तो इसका आंसर ये होगा कि स्वतंत्र भारत के समक्ष जो सबसे बड़ी चुनौती जो और कठिन चुनौती कौन सी है, गरीबी की, यानी निर्धनता की। क्योंकि जब तक हम भारत के लोगों की निर्धनता यानी गरीबी को दूर नहीं कर पाएंगे, तब तक क्या भारत क्या है पूरी तरह से विकास नहीं कर सकता या विकसित नहीं हो सकता है। तो हमें दोनों साथ साथ लेकर चलना है, और यही सबसे बड़ी चुनौती है भारत की। क्वेश्चन थर्ड है प्यारे बच्चों कि भारत में निर्धनता रेखा का जो आंकलन है ये किस संस्था के द्वारा किया जाता है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको आप क्या कर लीजिए, टिक लगा लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो निर्धनता का जो रेखा का आंकलन है वो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन यानी कि NSSO के द्वारा किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या जो है निर्धनता में जीवन यापन करती है। यानी आपसे ये पूछा जा रहा है कि भारत में कितने प्रतिशत जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि निर्धनता में अपना जीवन यापन करते हैं। तो यहाँ पर लगभग दिया है कि 26%। लगभग का मतलब समझते हैं कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 5 कि निर्धनता रेखा किसे कहते हैं। यानी कि जैसे कि हम कहते हैं कि ये देश निर्धनता रेखा के ऊपर है, इतने गरीबी है, तो ये निर्धनता रेखा होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया कि यह एक ऐसी निर्धारित आय है, एक ऐसी निर्धारित आय रेखा है जो न्यूनतम मासिक आय वाले व्यक्तियों की पहचान करवाती है, और उसे हम क्या कहते हैं, निर्धनता रेखा है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आय अथवा उपभोग के न्यूनतम स्तर को ही क्या है, निर्धनता रेखा कहा जाता है। यानी कि आय जितनी आमदनी होती है, अथवा उपभोग यानी जितना हम यूज करते हैं, उपभोग मतलब उपयोग करने वाले, हम उपभोग हैं क्योंकि हम उपभोक्ता हैं, सामान का उपयोग करते हैं तो हम उपभोग कर रहे हैं उसका। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया कि आय और उपभोग के न्यूनतम स्तर को क्या है, निर्धनता रेखा कहा जाता है। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत में कौन से ऐसे जो दो राज्य हैं जो निर्धन है, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में ऐसे दो राज्यों के नाम लिखिए जो क्या है निर्धन है, तो आपको नाम पता होना चाहिए कि बिहार और उड़ीसा जो है ये ऐसे दो राज्य हैं जो क्या है निर्धन है। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस योजना के अंतर्गत ग्रामीण परिवार को 100 दिन के सुनिश्चित रोजगार का प्रावधान है। तो देखो क्वेश्चन प्यारे बच्चों है, ये किसी भी तरह से घुमा के पूछ सकता है, या आपको डायरेक्ट पूछ सकता है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्या है और ये कब लाया गया था। तो जैसा क्वेश्चन होगा आपको आंसर उसी प्रकार से देना है, क्योंकि इस वीडियो में हम फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। तो अगर आपसे 100 दिन के लिए रोजगार के लिए सुनिश्चित कहा जाए ये कौन सी योजना के द्वारा पूछा जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि मनरेगा। ठीक है ना, तो ये आप इसे ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, ये क्या है मनरेगा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि प्यारे बच्चों समय ज़्यादा नहीं लिया जाएगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि हमें रिवीजन करना है। ठीक है, तो फटाफट क्वेश्चन को आप देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्धनता भारत में एक गंभीर चुनौती है क्यों, यानी कहा जाता है कि भारत में क्या निर्धनता एक गंभीर चुनौती है, तो ऐसा क्यों कहा जाता है। तो इसका रीज़न ये हो सकता है कि निर्धनता हमारे देश में एक गंभीर चुनौती है क्योंकि भारत में हर चौथा, यानी कि यहाँ पर दिया है कि हर चौथा जो व्यक्ति है निर्धन है। तो ये किसकी रिपोर्ट है, यह जो रिपोर्ट है ये विश्व बैंक की रिपोर्ट है, यानी उनके नवीनतम आंकड़ों के अनुसार है कि भाई भारत में जो हर चौथा जो व्यक्ति है यह निर्धन है। ठीक है, और दुनिया में सबसे जो अधिक यानी सबसे ज़्यादा जो जो निर्धन या गरीब लोग हैं वो भारत में ही है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो निर्धन व्यक्तियों के दो उदाहरण आपको बताइए जो हमारे दैनिक जीवन में संपर्क में आते हैं। दैनिक जीवन यानी कि डेली के जीवन में संपर्क में आते हैं, यानी हम ऐसे कौन से ऐसे जो व्यक्ति को देखते हैं जो निर्धन है जो दैनिक जीवन में है, तो आपको बताना है। तो आप बता सकते हैं कि ग्रामीण जीवन में यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र में गांव में जो है लोग हैं भूमिहीन कृषि श्रमिक, यानी कि खेतों में जो काम करने वाले जो किसान हैं, यानी जिसके पास जमीन नहीं, यानी कि भूमिहीन जमीन नहीं उनके पास है, यानी आपको ऐसे लोगों को बताना है गांव में जिनके पास ज़मीन नहीं है। आज शहरों में अगर देखा जाए तो भीड़ भरी, क्योंकि आप देखते हैं कि बड़े बड़े सिटीज़ या शहर होते हैं जिसमें बहुत भीड़ होती है, तो लोग वहाँ पर क्या झुग्गियों में रहते हैं क्योंकि गरीब है। अगर उनके पास पैसे रहते तो वो भी क्या है रेंट में रूम लेते हैं जो अच्छे अच्छे मकानों में रहते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 10 है कि निर्धनता के दो सूचक बताइए, यानी कि निर्धनता के सूचक कौन कौन से हैं। तो आप बता सकते हैं कि पहला आय का निम्न स्तर, क्योंकि उनकी आमदनी कम है, और उपभोग का निम्न स्तर। तो ये एक जाहिर सी बात है प्यारे बच्चों की जिसके पास आमदनी कम होगी तो उपभोग भी निम्न ही करेगा, यानी कि पैसा जब कम मिलेगा उसको तो बस सामान का यूज भी तो कम करेगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक के अनुसार आर्थिक निर्धनता क्या है, यानी कि विश्व बैंक के अनुसार जो आर्थिक निर्धनता क्या है। तो यहाँ पर दिया गया कि प्रतिदिन $1.90 से जो कम गुजारा करने वाला जो व्यक्ति है उसे हम क्या आर्थिक निर्धनता कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। और हाँ प्यारे बच्चों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए ना तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें प्यारे बच्चों, क्योंकि देखो लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, लेकिन प्यारे बच्चों इस वीडियो को बनाने में कई दिन लग जाते हैं। तो ये खासतौर से आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ही बना जाता है कि शायद आपको एग्ज़ाम में इससे हेल्प मिल जाए। तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना करें प्यारे बच्चों, क्योंकि आप जितना लाइक करेंगे तो हमें लगेगा कि आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं। तो हम आपके लिए एक से नई नई अच्छी सजी वीडियो लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम में काफ़ी यूजफुल होगी। ठीक है, तो लाइक ज़रूर करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 12 है कि भारत में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों को यानी व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी कैलोरी भोजन की आवश्यकता है। तो प्यारे बच्चों ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर पूछ देता है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि भाई ग्रामीण क्षेत्र में जो रहते हैं लोग व्यक्ति रहते हैं उनको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। गांव में आपने देखा है ना कि खेती करने में बहुत मेहनत लगता है, और आजकल व्यक्ति जो है कोई भी खेती करना नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि अनाज मिल जाए, लेकिन कोई खेती करना नहीं चाहता है। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने गांव के कपड़ों में पहन कर आ जाए तो आप भी उनसे बात सही प्रकार से नहीं करेंगे, आप कहेंगे अनपढ़ है। लेकिन ये सोचिए कि अगर वो अनपढ़ व्यक्ति ना हो, किसान ना हो, तो आपको खाने के लिए अनाज कहाँ से मिलेगा, क्योंकि फैक्ट्री में तो बनेगा नहीं। तो इसमें यही है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो रहने वाले व्यक्ति हैं इनके लिए क्या है 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, और शहरी क्षेत्र में जो रहने वाले व्यक्ति हैं इनके लिए क्या है 2100 कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, 12 नंबर क्वेश्चन, तो इसे जरूर याद रखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भाई पंजाब और हरियाणा में निर्धनता में कमी आने के क्या कारण, यानी आपसे पूछा जा सकता है कि पंजाब और हरियाणा में जो निर्धनता में कमी आ रही है उसका क्या कारण है। तो आप बता सकते हैं कि भाई पंजाब और हरियाणा जैसे जो राज्य हैं
यहाँ पर उच्च कृषि वृद्धि दर से क्या है, निर्धनता कम करने में सफल रहे। यानी कि यहाँ पर क्या है, जो कृषि है उच्च वृद्धि दर इसकी है, ठीक है। तो इससे क्या है, देख खेती अच्छे प्रकार से हो रही है, उच्च स्तर पे हो रही है। तो जब उच्च स्तर की जो खेती होगी यहाँ पर उसमें वृद्धि हो रही है तो निर्धनता में कमी जरूर आएगी, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि किसी भी व्यक्ति को निर्धन कब समझा जाता है। यानी कि हम किसी व्यक्ति को कब समझ लेते हैं कि ये व्यक्ति निर्धन है। तो व्यक्ति को निर्धन तब माना जाता है जब उसकी आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए, यानी उसकी आमदनी भी कम हो और उसके उपभोग करने का स्तर भी कम हो जाए। कितना, क्योंकि एक ऐसा न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूलभूत आवश्यकताओं के लिए दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। यानी कि एक पैमाना दिया गया, भाई ये मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इतना होना चाहिए, तो उससे जब कम गिर जाए तो उस व्यक्ति को हम निर्धन समझने लगते हैं, ठीक है। यानी प्यार बच्चों, इस वीडियो में सारे जो क्वेश्चन सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, चाहे 1 नंबर के हो या 3 नंबर के या 5 नंबर के। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि वीडियो को देखने के बाद आपके क्या फास्ट रिवीजन पूरे चैप्टर से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि ग्रामीण और छोटे शहरों में जो शिक्षित बेरोजगार युवाओं हेतु स्वरोजगार किस योजना का लक्ष्य है। यानी कि आपको जो जो भी योजनाएं चलाई गई हैं निर्धनता को दूर करने के लिए, उन सारी योजना को आपको पढ़ना है। एग्जाम में उनमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे। आगे बड़ी वीडियो बने रहिएगा, ये सारे क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो आपसे चाहे आपसे पूछ ले कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना क्या है, इसके बारे में बताइए, या आपसे पूछे कि ग्रामीण और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं हेतु स्वरोजगार किस योजना का लक्ष्य था, तो ये आपके प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो 1993 में आई थी, ठीक है। क्वेश्चन 16 कि नगरीय क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की कैलोरी आवश्यकता अधिक क्यों है। यानी कि क्वेश्चन फिर वही है, उसी प्रकार से है कि बस शहर की अपेक्षा गांव में रहने वाले लोगों को क्या है, कैलोरी की आवश्यकता ज़्यादा क्यों पड़ती है। तो वही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग हैं ये शारीरिक श्रम ज़्यादा करते हैं, मेहनत करते हैं, इसी प्रकार से इन्हें ज़्यादा कैलोरी की जरूरत चाहिए। और क्वेश्चन 17 है कि गरीबी रेखा को परिभाषित कीजिए। यानी आपको गरीबी रेखा को परिभाषित करना है, तो चलिए करते हैं। यह एक काल्पनिक रेखा है जिसके द्वारा हम यह जान सकते हैं कि कौन व्यक्ति अपने जीवन की आवश्यक मूल आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में असमर्थ है। यानी यहाँ पर यह लिख सकते हैं कि भाई मूल आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में असमर्थ हैं या समर्थ हैं, कुछ भी है ना, क्योंकि जो समर्थ हो जाएगा या असमर्थ हो जाएंगे बात बराबर है। यानी जो व्यक्ति क्या है मूलभूत आवश्यकताओं को पाने में समर्थ हो जाएगा या असमर्थ रहेगा, ठीक है। तो इस बात को समझेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 18 है कि अमेरिका में वह व्यक्ति गरीब है जिसके पास क्या नहीं, आपको बताना है। तो एकदम सही है कि भाई अमेरिका में अगर जिसके पास कार नहीं है ना, उस व्यक्ति को गरीब समझा जाता है, और भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो किन्हीं दो सामाजिक समूहों का नाम लिखना है जो निर्धनता के प्रति क्या असुरक्षित हैं, यानी कि अपने को सेफ महसूस नहीं करते हैं। तो ऐसे क्या है, निर्धनता के प्रति सुरक्षित जो दो समूह हैं, एक अनुसूचित जाति है, दूसरा अनुसूचित जनजाति के परिवार, ठीक है। क्वेश्चन 20 है कि भारत में आय की असमानता के लिए एक प्रमुख कारण आपको बताना। यानी कि भारत में जो आय का असमान वितरण है इसका क्या कारण है, आपको ये बताना है। तो भारत में आय की जो असमानता के लिए एक प्रमुख जो कारण हो सकता है, कुछ भी लिख लीजिए आप। तो भूमि एवं अन्य संसाधनों का असमान वितरण भी, इसको भी लिख सकते हैं, या इसके अलावा जो भी अन्य कारण होगा उसको भी आप लिख लेंगे। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के, यानी कि जो लघु उत्तरीय के प्रश्न है, ठीक है। यानी अक्सर क्या है जो 2 नंबर में या आपके 3 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इसको करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ बन रहा है कि किसी व्यक्ति को गरीब कब माना जाता है, यानी किसी व्यक्ति को गरीब कब मानते हैं हम। तो देखते हैं कि किसी व्यक्ति को गरीब मानने का क्या पैमाना है, कि जब उसकी आमदनी उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति न कर पाए, यानी कि वो जितना कमाता है उस कमाने से वो अपनी क्या है ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता है, तो हम उसे मानते हैं कि वो व्यक्ति गरीब है। दूसरा है उपभोग का स्तर कम, वह जब जिसकी आमदनी कम होगी तो वस्तुओं का उपयोग भी वो कम ही करेगा, ठीक है। तो ये भी है। तो जब भुखमरी के साथ उसके पास आश्रय भी ना हो, यानी कि जब खाने पीने के लिए कुछ भी ना हो और रहने के लिए छत भी ना हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या है गरीब मानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भाई भारत में निर्धनता रेखा का जो आंकलन ये कैसे किया जाता है। संस्था का नाम तो आपने जान लिया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जब आते ही बात, तो भारत में निर्धनता रेखा का जो निर्धारण है करते समय जो जीवन निर्वाह यानी कि जीवन जीने के लिए खाद्य यानी खाने पीने की वस्तुएं, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी जो आवश्यकताओं पर विचार किया जाता है। यानी कि जो व्यक्ति खाने की वस्तु उनके पास नहीं है, शिक्षा यानी कि शिक्षा ग्रहण करने नहीं कर पाता है,
चिकित्सा की सुविधाएं का लाभ नहीं उठा पाता है या यूज नहीं कर पाता है। तो ये सारे क्या है, निर्धनता रेखा का आकलन इस प्रकार से किया जाता है इन सबको देखकर। आप चलिए देखते हैं कि भाई भारत में, ठीक है, भारत में निर्धनता रेखा के आकलन के दो तरीके हैं। तो इन दोनों तरीकों को हम देखते हैं। यह पहला क्या है, आय के आधार पर, यानी कि वर्तमान में, यानी कि 2021 में कर लीजिए या 22 कर लीजिए। नीति आयोग एक संस्था है, इसके अनुसार क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए 1059 प्रति व्यक्ति यानी कि प्रति माह तथा शहरी क्षेत्र के लिए 1286 प्रति व्यक्ति प्रति माह है, ठीक है, यानी कि आय का ये आय के आधार पर है। दूसरा क्या है, भोजन की आवश्यकता के आधार पर, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 3 के देखते हैं कि भारत में निर्धनता रेखा का जो निर्धारण है करते समय जीवन निर्वाह के लिए किन जरूरतों पर विचार किया जाता है। तो भारत में जो निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए जो निम्न जरूरतों का निर्धारण किया जाता है, यानी कि खाद्य जरूरत यानी खाने पीने की जरूरत हो, भाई कपड़े हों, जूते हों इत्यादि, ईंधन भी हो और प्रकाश भी हो, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी जरूरत है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको ना प्यारे बच्चों इसी में मिल जाएगा, ठीक है, इस वाले पार्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारे इसमें दे रखा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है, कि भारत में निर्धनता संबंधी जो चुनौती है उस क्या है, कौन सी है, उसके बारे में आपको बताना है। तो भारत में जो निर्धनता संबंधी जो चुनौतियां हैं, सबसे पहले यह है कि भाई न्यूनतम आवश्यक आय की उपलब्धता है। भाई सभी व्यक्तियों को इतनी कम से कम आय मिलनी चाहिए कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके, और सभी को स्वास्थ्य सेवा भी उपलब्ध हो, यानी कि सभी लोगों को एक चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध हो सके कि वो बीमार होने के बाद अपनी क्या है जो प्राथमिक चिकित्सा वो कर सके, और लोगों को शिक्षा भी मिले, रोजगार व सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। तो ये सभी क्या है निर्धनता संबंधी चुनौतियां हैं। आगे देखते हैं कि भारत में निर्धनता दूर करने के 3 उपाय, यानी कि आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, आपके इस चैप्टर में निर्धनता के कारण क्या हो सकते हैं, निर्धनता के दूर करने के उपाय और भारत में निर्धनता के दूर करने के उपाय दोनों अलग अलग है, ठीक है, और सरकार के द्वारा उसे दूर करने के जो जो योजना चली है उसको भी पढ़ना है। 3 चीज़ पढ़ लीजिए, पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि भारत में निर्धनता दूर करने के उपाय कौन कौन से हैं। तो औद्योगिकरण पर अधिक जोर दिया जाए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगाई जाएँ जिससे क्या लोगों की निर्धनता दूर हो सके। शिक्षा के कौशल, यानी शिक्षा के द्वारा कौशल ज्ञान बढ़ाया जाए, यानी कि शिक्षा इस प्रकार से दिया जाए कि शिक्षा के बाद लोग क्या है स्वरोजगार कर सकें, ठीक है, और कृषि क्षेत्र में भी प्रगति की जाए, यानी कि जो लोग किसान हैं, यानी कृषि क्षेत्र में भी ऐसे तरक्की किया जाए या प्रगति किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अनाज का उत्पादन हो सके, और जिससे क्या सभी की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। और जनसंख्या को भी सीमित करना अति आवश्यक है, यानी कि जनसंख्या पर भी नियंत्रण करना जरूरी है, क्योंकि जनसंख्या जिस तेज़ी से बढ़ रही है उस तेज़ी से क्या है हमारी क्या है ज़मीन नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ज़मीन तो सीमित है, ठीक है, तो इस बात का सभी ध्यान रखें। अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करने वाले, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 4 या 5 नंबर वाले होते हैं एग्जाम में। तो प्यारे बच्चों जितने नंबर के क्वेश्चन होते हैं उतने आपको क्या है आंसर करना होता है। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि निर्धनता के कारण आपको बताइए। तो ये क्वेश्चन आपके क्या है 3 नंबर या 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो निर्धनता के कारण कुछ यहाँ पर दिया गया है, यानी कि भूमिहीनता पहला है कि अगर किसी के पास ज़मीन नहीं है तो वो व्यक्ति क्या है निर्धन है। भूमिहीनता मतलब ज़मीन का न होना। परिवार का आकार, आप देखते हैं कि एक परिवार में लोग 10-10 8-8 लोग होते हैं, यानी कि जब परिवार का आकार बड़ा है और कमाने वाला व्यक्ति एक है तो जाहिर सी बात है कि वह परिवार निर्धन होगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं क्या परिवार का जो आकार बड़ा है तो ये निर्धनता का एक कारण है। बेरोजगारी, व्यक्ति अगर बेरोजगार है, उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है तो वह व्यक्ति क्या निर्धन होगा, क्योंकि बेरोजगारी एक निर्धनता का एक कारण है। अगर सभी लोगों को रोजगार मिल जाए तो कोई व्यक्ति गरीब नहीं होगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। निरक्षरता, यानी कि व्यक्ति क्या है शिक्षित नहीं है। जब व्यक्ति शिक्षित नहीं हो पाता है तो क्या है कहीं ना कहीं ये शिक्षा भी अशिक्षा क्या है निर्धनता को प्रदर्शित करती है। खराब स्वास्थ्य, आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग निर्धन होते हैं कि जो अपना सही प्रकार से इलाज नहीं करा पाते हैं। कहीं ना कहीं कारण क्या है कि वो उनका स्वास्थ्य खराब होता है, क्योंकि अगर पैसे होते तो वो इलाज करा ही लेते हैं। बाल श्रम, आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे बालक या बच्चे होते हैं जो कहीं ना कहीं आपको काम करते हुए मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं? क्योंकि उनकी परिवार की स्थिति सही नहीं होती, वो निर्धन है, गरीब है। क्योंकि हर माँ बाप चाहते हैं कि अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराएं या शिक्षा दिलाएं, लेकिन जो मजबूरियाँ होती हैं ना, सबसे पहले सवाल होता है पेट का। जब आपका पेट भरा रहेगा ना
तो आप आगे के बारे में सोचेंगे। लेकिन जब पेट ही ना भरा हो तो कोई नहीं सोचेगा, चाहे आप हो या हम हैं। तो यहाँ पर ये बाल श्रम इसी प्रकार से करवाया जाता है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, निर्धनता के कारण हैं। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन सेकेंड कि भारत में निर्धनता के कारणों का वर्णन कीजिए। यानी कि भारत में निर्धनता के कारण, आपको ध्यान रहना, आपको लगेगा कि क्वेश्चन तो सेम ही है, लेकिन आपको ध्यान देना है ये निर्धनता के कारण है, वर्णन निर्धनता, या हर जगह ऐसा हो सकता है। लेकिन सेकेंड क्वेश्चन क्या आपके भारत में पूछा जा रहा है कि भारत में अब निर्धनता के क्या कारण हैं। तो चलिए देखते हैं कि भारत में निर्धनता के क्या कारण है। पहला है कि निर्धनता के कारणों में एक कारण जो है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान आर्थिक विकास की निम्न स्तर। यानी कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन, जब भी कहीं आपको औपनिवेशिक शासन का शब्द आ जाए, आपको समझ लेना है कि ये उस टाइम की बात हो रही है जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। यानी कि जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, उस दौरान क्या था कि भारत की जो आर्थिक विकास की जो निम्न स्तर क्या निम्न था। गांव में रोजगार न पाने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के लोग क्या शहरों में गए। यानी कि जब गांव में कोई रोजगार नहीं था तो लोग गांव से क्या है शहर में आए। ठीक है, लेकिन परंतु वहाँ पे भी उन्हें क्या नौकरी नहीं मिल पाई। अगर नौकरी मिली भी तो अनियमित मजदूर बनकर रह गए, यानी कि टेम्परेरी बन गए। यानी कि आज काम मिलेगा कल नहीं, यानी जिसको आप दिहाड़ी मजदूर कह सकते हैं। तो इनका भी क्या जीवन निर्धनता से भरपूर है। यानी कि 4 दिन का काम मिला, फिर आगे नहीं मिला, 1 दिन का काम मिल गया, 4 दिन बैठे हुए हैं, तो ये क्या हो गया, इस प्रकार से ये अनियमित मजदूर कहलाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है कि निर्धनता का एक कारण आय में असमानता है। यानी कि जो सबको क्या समान आय नहीं है, जिसके लिए भूमि और अन्य संसाधनों का भी असमान वितरण ये उत्तरदायी है। अगला है सामाजिक सांस्कृतिक कारण भी है, और भूमि और अन्य संसाधनों का भी ये असीमित वितरण है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस पूरी वीडियो का। सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को पूरी ईमानदारी से मन लगाकर 2-3 बार जरूर पढ़ लेना, क्योंकि इनसे सारे क्वेश्चन आएंगे, आपको सोच लेना, फिर ये ना कहना कि सर ने बताया नहीं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कि भारत सरकार द्वारा लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। यानी कि जो भारत सरकार समय समय पर कुछ ऐसी योजना चलाती है, जिस योजना को लागू करने के बाद यानी उसके बाद क्या है, निर्धनता कुछ हद तक कम हो जाती है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी योजना है उसको हम देखते हैं। तो भारत सरकार द्वारा जो लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम है इसको देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो आता है आपका क्या आता है कि महात्मा गांधी, है ना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। यानी कि पहले इसको क्या कहते थे, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कहते थे, फिर महात्मा गांधी सब जोड़ दिया गया। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं मनरेगा, ये याद रखेंगे। तो इसमें क्या कहा गया है वही चीज़ आपको याद रखना है कि यह योजना जो था, यह अधिनियम 2005 में आरंभ की गई। यानी जब पूछा जाए कि यह योजना कब चली थी, 2005 में, ये बताना चाहिए। और इस योजना में क्या कहा गया था, तो आपको यहाँ से बताना है कि इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में 1 वर्ष में कम से कम 100 दिनों के लिए क्या है, रोजगार की गारंटी की बात कही गई है। और इसमें कहा गया है कि 1/3 जो रोजगार है ये महिलाओं के लिए सुरक्षित है। ठीक है, फिर आगे क्या कहा गया, अगर आवेदक यानी यदि आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिलता है या नहीं उपलब्ध कराया जाता है तो वह क्या है, बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा। अगला क्या है, आप कहेंगे कि इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है, तो इस अधिनियम का उद्देश्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की जो आजीविका है उसको क्या है, सुरक्षित करना है, यानी कि उन्हें रोजगार की चिंता नहीं करना है। ठीक है, दूसरी योजना है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना। अब यह योजना 1993 में चली थी, इसको भी नोट करेंगे। इसमें क्या कहा गया था, इस कार्यक्रम का उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में जो शिक्षित बेरोजगार युवा हैं उनके लिए स्वरोजगार के अवसर सृजन करना, निर्माण करना, नए नए रोजगार का निर्माण करना, जिसमें लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में भी सहायता करना है। ठीक है, ओके, चलते हैं आगे। क्वेश्चन 3 है स्वर्ण जयंती ग्रामोदय योजना। यह योजना 1999 में आरंभ की गई थी। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, सहायता प्राप्त जो निर्धन परिवार हैं इनको क्या है, निर्धनता रेखा से ऊपर लाना है। ठीक है, इन सारी योजनाओं का उद्देश्य यही है कि निर्धनता रेखा से परिवार को ऊपर लाना है। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे स्वयं सहायता समूह को संगठित कर
उन्हें बैंक के द्वारा ऋण और सरकारी अनुदान भी क्या है उपलब्ध कराना है। आगे देखते हैं। चौथी योजना ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। यह योजना 1995 यानी कि 1995 में भी आरंभ की गई थी। तो इसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों व छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजन करना है। तो आपको हर योजना का नाम किस वर्ष में आरंभ की गई थी और उसमें क्या कहा गया था, ये 3 जो पॉइंट है आपको अलग से नोट करके रख लेना है, यानी आपको लर्न होना चाहिए। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना यानी कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 25 लाख नए रोजगार क्या है रोजगार के अवसर क्या सृजन करने का लक्ष्य रखा गया था। 5वां है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। यह योजना 2000 में आरंभ की गई थी। हो सकता है कि 1 नंबर में 2 नंबर में आपसे पूछ लिया जाए योजना का नाम, यह योजना कब शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत क्या था? प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसे मूलभूत सुविधाओं के लिए राज्यों को क्या है अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 पॉइंट इसमें है कि राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम। तो यह जो योजना 2004 में आरंभ की गई थी और देश के सबसे पिछड़े यानी कि सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया था। तो यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है जिन्हें मजदूरी के लिए रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं। अगला है कि इस योजना के अंतर्गत राज्यों को क्या किया जाता है? निःशुल्क, है ना, निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। अब बाद में इस कार्यक्रम को मनरेगा के साथ मिला दिया गया है, ठीक है, यानी कि इस योजना को बाद में क्या है मनरेगा के साथ मिला दिया गया है। तो प्यारे बच्चों ये थी हमारी आज की वीडियो। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे पढ़ाने का तरीका क्या है। और कोई कमी रह जाती है तो आप ज़रूर बताएं, उसे सुधार करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि सभी व्यक्ति अपने आप में क्या परिपक्व नहीं होते हैं, कमियां सब में होती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें क्योंकि वीडियो को बनाने में समय बहुत लगता है। अगर आप हमें क्या है अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को यहाँ से क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। बहुत सारी पीडीएफ यहाँ पर है, आप ले लेंगे, आपके लिए जो यूजफुल होगी। और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं आप, ठीक है प्यारे बच्चों। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।